पिछले पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय संस्कृति जो है वो ऐसी संस्कृति है जो हमेशा से हम लोगों को त्याग और अहिंसा की भावना अपने अंदर जो है विकसित करने की शिक्षा देती आई है। मतलब हमको त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुज्यिता। उसी क्रम में आगे कह रहे हैं कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। आज विज्ञान जो है, जैसे आप जानते हैं, विज्ञान वरदान है और साथ में अभिशाप भी है। लेकिन आज वो हमारे लिए वरदान है, वो हमारे अंदर इतनी शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता है। मतलब उसका जो हमारे अंदर शक्ति विज्ञान दे रहा है, उसका उपयोग हम एक समूह, एक व्यक्ति के उत्थान के लिए करते हैं और दूसरा जो है दूसरे मनुष्य, दूसरे समाज, दूसरे देश के पतन के लिए करते आए हैं। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को अपने हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें। मतलब हमें उस भावना को जागृत रखना है, जो तेन त्यक्तेन भुज्यिता वाली भावना है, त्याग पूर्वक भोग करने की भावना, उसको हमें जागृत रखना होगा और कुछ ऐसे साधनों को रखना होगा जो अहिंसात्मक त्याग की भावना को प्रोत्साहित करें। मतलब अहिंसा और त्याग की भावना का प्रोत्साहन जिससे हो सके उसको हमें करना चाहिए और भोग वासना को दबाए रखे। हमारे अंदर जो भोग की भावना है, वासना की भावना है, हमारे अंदर जो कुटिलता है, बुराई है, उसको दबा करके रखे। नैतिक अंकुश के बिना मानव शक्ति के लिए हितकारी नहीं होता है। मतलब नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकारी नहीं होता। मतलब कि मनुष्य के अंदर शक्ति है तो उसके लिए हितकारी है, लेकिन जब तक उनके अंदर नैतिकता की भावना नहीं होगी, नैतिकता का अंकुश नहीं होगा, तो वो शक्ति उसके लिए हितकारी नहीं होगी, बल्कि उसके विनाश को वो आमंत्रित करेगी। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वहीं उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। मतलब वह चेतना भावना ही दे सकती है, नैतिक अंकुश ही वो भावना हमारे अंदर विकसित कर सकती है, और वह शक्ति को परिमित कर सकती है। मतलब उस शक्ति जो हमारे अंदर शक्ति है, विज्ञान से हमको शक्ति, उसको वह जो है हमारे अंदर और अधिक फलने फूलने का अवसर दे सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित, और उसका उपयोग जो संसाधन है उसका उपयोग हम नियंत्रण पूर्वक, अपने पर नियंत्रण रखते हुए, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए उसका हम उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त ये बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंद प्रकृतियों का स्वाद भारत के अन्य देशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मतलब कि अन्य कृतियाँ जो हैं उसका स्वाद भारत के अन्य क्षेत्र के लोगों को कैसे चखाया जाए, इसको विचार करना है। कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचार लिए हैं। लेखक कहता है कि हमारी समझ से दो बातों पर हमें विचार करना चाहिए। इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघ लिपि अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन करें। मतलब प्रत्येक भाषा की जो साहित्यिक संस्थाएं हैं वह उस भाषा को देवनागरी में छपवाने का कार्य करें। जैसे देवनागरी लिपि जो है वो संपूर्ण भारत में कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व है। संपूर्ण भारत में लोग उसको समझते हैं, आसानी से, सरलता से समझ जाते हैं। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि छपवाने का कार्य करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में छपवाने
लगे तो उसका स्वाद लगभग उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे। मतलब अगर देवनागरी में सभी कृतियाँ जो है, सभी साहित्यिक संस्थाएं अपने अपने भाषा की कृतियों को देवनागरी में छपवाएं तो उत्तर भारत के सभी राज्य उनका जो है आस्वादन कर सकेंगे, उसका आनंद ले सकेंगे। क्योंकि इन भाषाओं में इतनी साम्य है, इन भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषा की कृतियों को स्वल्प परिश्रम में समझ जाएगा। मतलब भाषाओं में इतना समानता है कि एक अच्छा भाषा का जानकार हो तो वह अन्य भाषाओं को बहुत सरलता से क्या करेगा, कम परिश्रम में समझ जाएगा। दूसरी बात यह है, ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। लेखक अपना दूसरा विचार प्रकट कर रहा है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए कि सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद के द्वारा आरंभ करे। मतलब जितनी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं का देवनागरी में एक दूसरी भाषा में उनका अनुवाद कराया जाए और जिससे वह आसानी से सभी लोग उसका आस्वादन कर सके, आनंद उठा सके। यदि सब भाषाओं भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्यिक संगम स्थापित हो जाता है, सभी भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्यिक संगम की स्थापना अगर कर ली जाए तो सारे इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। मतलब इन भाषाओं के आदान प्रदान में बड़ी जो है सहूलियत होगी। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्य संगम हो जाए तो बहुत सहूलियत होगी। साथ ही वो संगम साहित्यकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा। जो साहित्यकार हैं उनको वह प्रोत्साहित भी करेगा। जैसे अभी मान लीजिए है कि कोई लेखक है, उसकी कृतियों वो अपनी कृतियों को लिखता जा रहा है, रखता जा रहा है, जब मन हुआ लिखा, जब मन हुआ नहीं। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा हो जाएगी तो वो अपना कार्य जो है और कुशलता से करने के लिए प्रेरित होगा। आगे कह रहे हैं कि और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। तो वह उच्च कोटि की साहित्य का सृजन भी करेगा क्योंकि वो प्रोत्साहन उसको मिलेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। साहित्य जो है वो संस्कृति का, संस्कृति मतलब सभ्यता का एक व्यक्त रूप है। उसके दूसरे रूप नृत्य, गान, कला, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। मतलब जितनी कलाएं हैं, चाहे वो वास्तुकला हो, चित्रकला हो, संगीत हो, गायन हो, वादन हो, जो भी है वो सभी जो है वो संस्कृति का ही व्यक्त रूप है। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता है। ये जितनी कलाएं हैं इन सभी कलाओं के द्वारा भारत अपनी एक सूत्रता का प्रदर्शन करता है। इन सब विषयों में हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी। मतलब शाहजहां अपने भवन के निर्माण के समय जो है कुछ पंक्तियां उस पर खुदवा कर रखा था। वो पंक्तियां हैं कि उसने गर्भ के साथ खुदवा दिया था, गर्भ फिर दौश बर रुए जमीनस्त अमी हस्तो हमी हस्तो अमी हस्त। अनुवाद इसका है कि यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यहाँ ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श पूरे सारे भूमंडल में मानव जाति का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो जाता है। मतलब कि संपूर्ण भूमंडल पर सत्य और अहिंसा की भावना अगर जागृत हो जाती है तभी यह धरती का स्वर्ग वाली बात जो है वो सार्थक हो सकती है। तो हम लोग आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम आज ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में फिर दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे और आप लोग अपना वर्क
करके तैयार करके, मेन उद्देश्य है तैयार करना, आपको तैयार करना है। तैयार करके आप अपनी कॉपी हमारे पास भेजेंगे। नमस्कार।